मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का एक नया टॉपिक है और लेसन 1 ही चल रहा है। ठीक, लेसन 1 का ही एक नया टॉपिक है। क्लास 10 जो है उसका सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि पूछ सकता है कि अग्न्याशय पैनक्रियाज पर टिप्पणी लिखिए। पैनक्रियाज पर टिप्पणी लिखिए। पैनक्रियाज क्या होता है, अग्न्याशय क्या होता है। तो आज हम आपको क्लास 10 में बताएंगे कि अग्न्याशय या पैनक्रियाज क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अग्न्याशय आज का टॉपिक है अग्न्याशय, पैनक्रियाज। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाता है, कई कंपटीशन में भी पूछ दिया जाता है कि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है अग्न्याशय। पहला पॉइंट भी हमने ये लिखा है कि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय होती है। ठीक, मिश्रित मतलब क्यों, अब इसे मिश्रित क्यों कहा गया, क्या मिक्स है इसमें। तो देखिए, इसको मिश्रित इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग होते हैं। इसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग होते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित कहा गया। और हमारे शरीर में इसके अतिरिक्त कोई और मिश्रित ग्रंथि है ही नहीं। केवल अग्न्याशय ही हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है। पेपर में तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का वर्णन करिए। तो आपको समझ जाना है कि हमारे शरीर में केवल एक ही मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, वो है अग्न्याशय। तो हमें अग्न्याशय का ही वर्णन करना है। ठीक, तो हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय। दूसरा, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत तो सबसे पहली जो ग्रंथि होती है, ठीक, बहिस्रावी। लेकिन जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, और अग्न्याशय होता कहाँ है, तो जैसा कि हमने चित्र में दिखाया कि जो सी के आकार की जो ग्रहणी होती है, पाचन तंत्र में आपने देखा होगा कि जो सी के आकार की जो ग्रहणी होती है, एक तरफ लीवर लगा होता है और दूसरी तरफ अग्न्याशय लगा होता है। ठीक, बाईं ओर अग्न्याशय होता है, दाहिनी ओर लीवर होता है। ठीक, तो अग्न्याशय जो होता है वो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच, एक भुजा और दो भुजा, दोनों भुजाओं के बीच गुलाबी सी पत्ती के आकार की, ऐसी गुलाबी सी और पत्ती जैसी, लगेगा कि पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, तो गुलाबी सी पत्ती जैसी और 60 से 90 ग्राम भार की, कितना, 60 से 90 ग्राम भार की ग्रंथि होती है। ठीक, तो जो अग्न्याशय होता है वो ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में गुलाबी सी पत्ती जैसी 60 से 90 ग्राम भार की ग्रंथि होती है। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा है, अग्न्याशय के दो भाग होते हैं। अगला इसका पॉइंट है, अग्न्याशय के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है बहिस्रावी और दूसरा होता है अंतःस्रावी। ठीक, पहला भाग कौन सा है, बहिस्रावी भाग, और दूसरा है अंतःस्रावी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी क्यों इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन अंतःस्रावी भाग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको अग्न्याशय से कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या होती हैं और जो ये कहाँ पाई जाती है। ठीक, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं के विषय में हम जानेंगे, इसके बहिस्रावी और अंतःस्रावी भाग क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला भाग बहिस्रावी एक्सोक्राइन। ठीक, बहिस्रावी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। तो यह अग्न्याशय का 90% भाग बनाता है। कितना, 90% भाग, 90% भाग बहिस्रावी ही बनाता है।
इस भाग में पूर्ण पाचक अग्न्याशयी रस बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है इस भाग में पूर्ण पाचक अग्न्याशयी रस बनता है। अब इस अग्न्याशयी रस हम आपको बता चुके हैं पहले, जब हमने आपको मैकेनिज्म बताई थी, डाइजेशन की मैकेनिज्म बताई थी, क्रियाविधि बताई थी पाचन की, उसमें हमने अग्न्याशय के विषय में और अग्न्याशय के एंजाइमों के विषय में पूरा बताया था पिछले वीडियो में। तो अग्न्याशय को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा गया? प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है अतिलघुत्तरी में कि किस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं? तो अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न आता है क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्न्याशय में भोजन को पचाने के लिए संपूर्ण एंजाइम मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ पर भोजन का पाचन संपूर्णतः जो है किया जा सकता है। तो इसलिए अग्न्याशय में संपूर्ण पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक, तो जो बहिस्रावी भाग है यह अग्न्याशय का 90% भाग बनाता है। इस भाग में पूर्ण पाचक अग्न्याशयी रस बनता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में कि जो अग्न्याशयी रस है वो क्या क्या एंजाइम होते हैं उसमें और किस प्रकार से भोजन को पचाता है। इसलिए यहाँ पर केवल लिखा है कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है इसका, अंतःस्रावी एंडोक्राइन। अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन, या इसका दूसरा नाम तुमसे पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या होती हैं? तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ मौजूद होती हैं। तो हम आइए आपको बताते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्या होती हैं। तो जो अंतःस्रावी भाग है, एंडोक्राइन भाग है, वो अग्न्याशय का 10% भाग बनाता है। कितना? 10%, क्योंकि 90% भाग तो बहिस्रावी बनाता है। तो 10% भाग बनाता है अंतःस्रावी। और ये बहिस्रावी पिंडकों, जो बहिस्रावी भाग है, बहिस्रावी भाग में जो पिंड होते हैं, बड़े बड़े पिंड होते हैं, बहिस्रावी भाग के पिंडकों के बीच बीच में गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। जैसे बड़े बड़े पिंड हैं, उन पिंडों के बीच बीच में छोटे छोटे गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। कहाँ? तो बहिस्रावी भाग में। कहाँ? बहिस्रावी भाग में क्या होते हैं? बड़े बड़े पिंडकों के बीच में छोटे छोटे, बड़े बड़े पिंडकों के बीच में छोटे छोटे गोल या अंडाकार समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक, जिन्हें क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। और इसका नाम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं क्यों पड़ा? क्योंकि इसको वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने खोजा था, इसीलिए इन द्वीपिकाओं को भी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। किसने खोजा था? लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने खोजा था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब अगला आता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका में होता क्या है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 20% अल्फा कोशिकाएं। क्या? अल्फा कोशिकाएं। कितनी? 20%। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 20% अल्फा कोशिकाएं, ठीक, और 70 से 75% बीटा कोशिकाएं, 70 से 75% बीटा कोशिकाएं और 5% अल्फा कोशिकाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि अल्फा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, डेल्टा कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं जो होती हैं, जो 5% होती हैं, वो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? डेल्टा कोशिकाएं। ठीक, अब हम इसका काम बताएंगे आपको कि अल्फा कोशिकाएं क्या होती हैं और बीटा कोशिकाएं का काम क्या है और डेल्टा कोशिका का काम क्या है। देखिए, जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं? अल्फा कोशिकाएं। जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उनसे
ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। कल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ग्लूकोज ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस, हमने जब यकृत का वीडियो बनाया था तो हमने यकृत का कार्य बताया था, उसमें इन दोनों हार्मोन के कार्य बताए गए हैं। ठीक, जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? तो जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। हमने बताया था कि जब अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज होता है शरीर में तो यही इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसी क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यही ग्लूकेगॉन हार्मोन जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है उसको पुनः ग्लूकोज बदल देता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो अल्फा कोशिकाएं और जो डेल्टा कोशिकाएं होती है, इनका जो अभी कार्य है, वैज्ञानिकों ने भी इसका कार्य बताया है कि जो अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं इन पर नियंत्रण करना है। कि जो अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं हैं इनको नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं। इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रश्न है, ये अग्न्याशय इंपॉर्टेंट है। आप अग्न्याशय को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, फेयर पर लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।